देखिए, अब पूरा सिलेबस पढ़ने का समय नहीं रह गया है, आपके पास बोर्ड एग्ज़ाम में अब काफ़ी कम समय है। तो हम जो आपको वीडियोज़ प्रोवाइड कर रहे हैं इसको लगातार देखते रहिए। हो सकता है किसी किसी वीडियो में पुराने 1-2 क्वेश्चन शामिल हो जाए, अगर शामिल होते भी हैं तो आप उसको जो है रिपीट करते जाइए, रिवाइज करते जाइए। बहुत कम शब्दों में, बहुत संक्षेप में आप सभी को हम फिजिक्स का यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि लगातार पिछले 10 सालों से या कई सालों से पूछे जा रहे हैं, एकदम निचोड़ कर लाए हैं। ये ध्यान से समझिए, ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 1-1 नंबर, 2-2 नंबर में ये प्रश्न फंसने ही फंसने हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों की अच्छे से तैयारी कर लीजिए। तो चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। अगर पूछेगा चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, वहाँ पर एग्जाम में, तो आपका उत्तर होगा, वहाँ पर आप लिखिएगा किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र। कोई चुंबक रहेगा, उसके चारों ओर का वह क्षेत्र। तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है। जो चुंबकीय सुई होती है, जिससे हम मतलब कि चुंबक का पता लगाते हैं चुंबकत्व है कि नहीं, तो चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है, जिसके कारण चुंबकीय सुई घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहर जाती है। वो घूमकर ऐसे जो है एक निश्चित दिशा में वहाँ पर ठहर जाएगी। तो वही चुंबक के चारों ओर का जो क्षेत्र होगा वो क्या कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। फिर से सुनिए, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है एवं जिसके कारण चुंबकीय सुई घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरती है, चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो इस तरह से आप एक डेफिनेशन जो है चुंबकीय क्षेत्र का अगर आता है तो लिख सकते हैं। ठीक, हमारा अगला प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, बायो सेवर्ट का नियम लिखिए। ठीक, ये केवल नियम लिखने के लिए बात कर रहा है, यहाँ पर सूत्र को स्थापित करने की बात नहीं कर रहा है। तो आप लिखिएगा बायो सेवर्ट के नियमानुसार डैश किसी धारावाही अल्पांश आइडियल, धारा मतलब आई और अल्पांश मतलब उस पूरे चालक की छोटी सी लंबाई, तो धारावाही अल्पांश आइडियल के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B = μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा बटा r² होता है बायो सेवर्ट के नियम से। ठीक, μ0 क्या है? निर्वात की चुंबकशीलता। तो इस तरह से यह भी प्रश्न आप सभी लोग याद कर लीजिए। अब ध्यान दीजिए, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए ध्यान से समझिएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए 2 नियम हैं। ये नियम भी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, दाएं हाथ की हथेली का नियम और मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। अब इसको हम बड़े ध्यान से आप सभी को समझा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिए। 1-2 बार मैं आपको एकदम एक्सप्लेन कर दूंगा, समझ में आ जाएगा। यदि हम अपने दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा फैली हुई अंगुलियों के लंबवत हो, तो देखो मैं फैला कर दिखाता हूँ। ये हमने फैला दिया, एकदम ध्यान से देखिए, ये हमने यहाँ पर क्या कर दिया है? फैला दिया है। तो ये जो देखिए अंगूठा जो है ये फैली हुई अंगुलियों के कैसे है? लंबवत है। तो इसने यही बोला कि यदि हम अपने दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा फैली हुई अंगुलियों के लंबवत है, तब यदि, देखो तब लिखा है, तब यदि अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में, यानी अंगूठा जो है वो चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में और अंगुलियां माध्यम की ओर, उस बिंदु की ओर संकेत करें जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अंगुलियां किधर संकेत करें? जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के लंबवत बाहर की ओर होगी। अर्थात ये कोष्टक में मत लिखिएगा जो लिखा है, अब ये लिखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के लंबवत बाहर की ओर होगी, यानी हथेली है इसके लंबवत इस तरह से बाहर की ओर होगी, ऊपर की तरफ होगी। ठीक, ये किसकी दिशा हो जाएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। तो इस तरह से इस नियम से हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं। ठीक, चलिए अगला डेफिनेशन पर आ जाते हैं। अगला डेफिनेशन हमारा है मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। बहुत सिंपल है, ये भी मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करता है। लिखा है, यदि हम पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर, आप सभी के पास पेचकस होगा, घर पे पकड़कर देख सकते हैं, तो यदि पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेचकस की नोक चालक में बहने वाली धारा की दिशा को, यानी जब आप पेचकस घुमाते हो तो जो नोक है वो किसको प्रदर्शित करे? धारा की दिशा को। तब पेचकस को घुमाने के लिए अंगूठा जिस तरफ घूमेगा, आप देखिएगा आपका अंगूठा किसी न किसी तरफ घूमेगा, तो अंगूठा जिस तरफ घूमेगा वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी, अर्थात वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो ये किसका नियम है? ये मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम है। किस चीज़ के लिए है? किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए है। तो अभी आगे और प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। तो हमारा 5वां प्रश्न है वैद्युत शक्ति। अगर आपसे वैद्युत शक्ति बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है तो आप क्या लिखेंगे?
किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर, जो ऊर्जा खत्म होती है उसकी दर, किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। अर्थात P = W/T। W क्या है? ऊर्जा क्षय, T क्या है? समय, और P क्या है? वैद्युत शक्ति। तो वैद्युत शक्ति P = W/T फार्मूला होता है। इसका मात्रक की अगर बात करें तो W का मात्रक यानी ऊर्जा या कार्य का मात्रक जूल और समय का मात्रक सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड या फिर इसी को वाट कहते हैं। तो इस तरह से वैद्युत शक्ति का आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये आपका 5वां परिभाषा था। तो देखिए आपका अगला परिभाषा है अनुगमन वेग। अनुगमन वेग भी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो अगर आपसे इस बार पूछा जाता है तो आप क्या लिखेंगे? चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, आप सभी को मालूम होगा कि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में, कौन से फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जिस सूक्ष्म नियत औसत वेग से, सोच मतलब बहुत कम, नियत मतलब निश्चित, औसत मतलब कि एवरेज, ठीक। तो सूक्ष्म नियत वेग औसत वेग से एक दिशीय गति करते हैं, मतलब एक दिशा में चलते हैं, तो वही मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह अथवा अनुगमन वेग कहलाता है। मतलब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में चालक में जिस सूक्ष्म नियत औसत वेग से एक दिशा में गति करते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह या फिर अनुगमन वेग कहलाता है। इसे स्मॉल VD से प्रदर्शित करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या था? 6। अब हम अगला परिभाषा देखेंगे, विभव प्रवणता। यह भी आपका बहुत बार पूछा गया है। छोटी छोटी परिभाषा इस वीडियो में है लेकिन काम की है। विभव प्रवणता अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है तो आप क्या लिखोगे कि वैद्युत क्षेत्र में, किसमें? वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष, नीचे जो रहता है उसको सापेक्ष बोलते हैं, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। फिर सुनिए, वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। तो विभव प्रवणता = dV/dr हो जाएगा। ये आपका फार्मूला है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न, 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 8वां नंबर वैद्युत विभव। आपसे पूछा जा सकता है वैद्युत विभव की परिभाषा। तो वैद्युत विभव की अगर परिभाषा आपसे पूछता है तो आप क्या बताओगे? तो आप बताइएगा कि किसी धन परीक्षण आवेश को, ये Q0 धन परीक्षण आवेश है, किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध, किसके? वैद्युत बल के विरुद्ध बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य, उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाते हैं, ठीक। यहाँ पर आप प्रति एकांक आवेश फिर भी लिख सकते हैं, ठीक। तो ये आपका वैद्युत विभव का मतलब की परिभाषा हो जाएगा। तो इस तरह से आपका अब अगला मतलब जो परिभाषा है, ध्यान से देखिए, अगली परिभाषा हमारा है रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा में आप लिखेंगे कि रेखीय आवेश वितरण की प्रति एकांक लंबाई पर, यानी एक आपका तार होगा, उसके ऊपर आप आवेश फैला दीजिए, तो इसे बोलते हैं रेखीय आवेश वितरण। और इसके प्रति एकांक लंबाई पर जितना आवेश होगा वही रेखीय आवेश घनत्व कहलाएगा, ठीक। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। लैम्डा = dQ/dl इसका फार्मूला हो गया और इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर। देखिए एक और नियम है, तो ये आप नियम मैं अगर ना भी समझाऊं तो समझ में आएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर अगर आप पढ़ रहे हैं तो कई बार ये आपने पढ़ लिया है। कूलाम का नियम याद कर लीजिएगा। तो ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।